अपन शुरू करते हैं। अब अपन लिखेंगे आरबी केटल का विचार, कि आरबी केटल का क्या मानना था, आरबी केटल की क्या थिंकिंग थी, उसको लेकर के बातचीत की जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कम करूं? अब कम, अब ठीक है, आ रहा है? ठीक है। आरबी केटल का विचार। आरबी केटल ने क्या किया, कल अपन ने पढ़े थे सील के गुण। आरबी केटल का विचार। आरबी केटल ने जो अपना सील के गुण नाम था, सील गुण के साथ विशेषक शब्द का प्रयोग किया। विशेषक होता है विशेषता बताने वाला। इसने कहा दो प्रकार के विशेषक होते हैं, एक सतही विशेषक, एक होते हैं स्रोत या मूल विशेषक। तो सतही विशेषक वे होते हैं जैसे कोई भी ऐसी बात जिसमें क्या होता है, वह विशेषता जो सामान्य व्यवहार से ही पता चल जाती है उसको बोलते हैं सतही विशेषक, और वह विशेषता जो काफी समय बाद या जो मूल विशेषता होती है, जो कि बहुत प्रयासों के बाद पता चलती है, उसको क्या बोलते हैं, अपना स्रोत या मूल विशेषक। तो पहला ही क्वेश्चन आएगा कि विशेषक शब्द का कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, समप्रत्यय। क्या बोलते हैं, समप्रत्यय। तो आपसे पूछा जाएगा कि विशेषक शब्द का विशेषक का समप्रत्यय किसने दिया, विशेषक का समप्रत्यय किसने दिया, तो किसने दिया, आरबी केटल ने। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी में, आरबी केटल से जुड़ा हुआ। और भी है, आगे मैं बताऊंगा, आएगा कि आरबी केटल के अनुसार विशेषक कितने प्रकार के होते हैं, दो, सतही विशेषक और एक मूल विशेषक। विशेषक मतलब विशेषता बताने वाले। तो चलिए अपन लिखना शुरू करते हैं। इसमें लिखो आरबी केटल ने, लिखो धमाधम साथ के साथ छापना है। आरबी केटल ने सील गुण के साथ, आरबी केटल ने सील गुण के साथ विशेषक या विशेषता शब्द का प्रयोग किया। विशेषक ऑब्लिक विशेषता शब्द का प्रयोग किया। तो इस विशेषक को अंडरलाइन कर लेना और नीचे हल्का सा इंपोर्टेंट लिख लेना या स्टार बना लेना, मतलब कि विशेषक शब्द दिया किसने था, तो किसने दिया, आरबी केटल ने। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। आरबी केटल के अनुसार विशेषक दो प्रकार के होते हैं। आरबी केटल के अनुसार विशेषक दो प्रकार के होते हैं। विशेषक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सतही विशेषक और एक स्रोत व मूल विशेषक। कौन कौन से, नंबर एक सतही विशेषक। सतही विशेषक, अभी पहले मैं इसको समझाऊंगा, फिर लिखाऊंगा और फिर याद करवाऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। और ये हो गया आपका स्रोत ऑब्लिक मूल विशेषक। स्रोत ऑब्लिक मूल विशेषक। व्यक्ति की वह विशेषता जो सामान्य व्यवहार से ही पता चल जाती है उसको क्या कहते हैं, सतही विशेषक। वैसे भी सतही का क्या मतलब होता है, ऊपरी ऊपरी। तो ऊपरी ऊपरी चीज है वो व्यक्ति की सामान्य तौर पर ही पता चल जाती है। जैसे एग्जाम्पल, बातचीत करने का तरीका। जबकि स्रोत या मूल विशेषक वह विशेषक होते हैं जो काफी प्रयासों के बाद पता चलते हैं। जैसे आदमी का असली चेहरा, ये काफी प्रयासों के बाद पता चलता है, तो वो किस में जाएगा, मूल विशेषक। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बढ़िया सी सारणी बना लेते हैं। इधर लिख लेते हैं सतही विशेषक और इधर लिख देंगे स्रोत ऑब्लिक मूल विशेषक, और उसको लेकर के बात की जाएगी। स्रोत ऑब्लिक मूल विशेषक, इसमें क्या आएगा, चलिए शुरू करते हैं। वह विशेषताएं जो सामान्य व्यवहार से पता चल जाती है। वह विशेषताएं जो सामान्य व्यवहार से पता चलती है। जो सामान्य व्यवहार से पता चलती है। जो सामान्य व्यवहार से क्या होती है,
पता चलती है। जैसे जैसे हो गया आपका बातचीत का तरीका। आपका बातचीत का जो तरीका है वो सतही विशेषक में आता है, का तरीका। अगला इस तरह बात करते हैं, व्यक्ति में कुछ ऐसी मूल विशेषताएं होती है जो काफी प्रयासों के बाद प्रकट होती है। कुछ ऐसी मूल विशेषताएं होती है जो काफी प्रयासों के बाद पता चलती है। इनको क्या बोलते हैं? जो काफी प्रयासों के बाद पता चलती है, इनको बोलते हैं स्रोत और मूल विशेषक। जैसे जैसे व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार प्रयासों के बाद पता चलती है। इसको एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे जैसे करके इसका एग्जाम्पल देंगे। जैसे और जैसे में आएगा व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार। व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार, व्यक्ति का जो ओरिजिनल नेचर है वो काफी प्रयासों के बाद पता चलता है। व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, उसको पहले आपको समझना है, ठीक है? लिखो इसको। चलिए समझाऊं मैं कुछ? हाँ जल्दी और डाल लो, जल्दी हो। लेट उठते हो क्या आप लोग? हाँ देखिए, अब मैं कुछ शब्द है उनकी पहले मैं वोके बताऊंगा, वरना आपको हवा ही नहीं लगेगी क्या है नहीं। जैसे एक नाम होता है पर्सनावली। पर्सनावली क्या होती है? उसके बाद होता है मापनी, उसके बाद में एक कारक होता है। ये सब चीजें मैं बता देता हूँ, ये लिखने की नहीं है, ये फील करने की है। मैं रब पेज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? तो देखिए आपको एक चीज बताऊं, पर्सनावली क्या होती है। यहाँ पर पर्सनावली से क्या हासिल, वो वहां पे देगा कि आरबी केटल ने एक पर्सनावली दी। अब आप कहोगे कि सर ये पर्सनावली, ये पर्सनावली आपने लाड लो राजस्थान पत्रिका जब अखबार आता है तो राजस्थान पत्रिका अखबार के साथ एक छोटा अखबार और आता है लाड लो, एक छोटा सा और आता है उसके अंदर। वो कभी कभी आता है, वो हर रोज नहीं आता है। समझ में आई बात? जिसमें तरह तरह के आते हैं ना, वो रस रंग वगैरह और मधुरिमा ऐसे, वो छोटे वाले आते हैं रंगीन अखबार। उस रंगीन अखबार में आपने कभी देखा होगा कि जैसे ये इतना ही आता है वो, और कभी कभी बीच में एक और आ जाता है। तो उसमें साइड में कोने में लाड लो एक पर्सनावली दी होती है, अपने व्यक्तित्व को पहचाने। फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको बात बात पर गुस्सा आता है? फिर आएगा हाँ। नंबर 2 नहीं। नंबर 3 कभी कभी। नंबर 4 परिस्थिति के अनुसार। नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। फिर दूसरा आएगा कि क्या आप नई जगह जाने से घबराते हैं? फिर हाँ कभी कभी, हमेशा ही, परिस्थिति के अनुसार, कभी नहीं। ऐसे ऐसे आएगा। फिर नंबर 3 फिर ऐसे बताएगा। फिर क्या बोलेगा? फिर ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि यदि आप ऑप्शन 1 चूज किया है तो खुद को 0 से 5 के बीच मतलब 2 नंबर दो। यदि आपने ऑप्शन 2 चूज किया तो आप 3 नंबर दो। ऐसे तो फिर आप क्या करते हो, इसको ऑप्शन 2 राइट किया तो अपने आप को आप कितने नंबर देते हो? 3। ऐसे सारे नंबर दे देते हो। फिर तीनों टेस्टों के मिला के आपके नंबर हो जाते हैं। फिर नीचे एक लिखी हुई रहती है उत्तर माला ऐसे करके, और उसमें लिखा हुआ रहता है कि यदि आपका स्कोर 7 से 8 के मध्य है तो आप एक सामान्य व्यक्तित्व के हो। यदि आप 8 से 10 के बीच में हो तो आपका थोड़ा और अच्छा है, और यदि 7 से कम आपका स्कोर है तो आपको सुधार की आवश्यकता है। ऐसा आता है कि नहीं आता है? देखा हुआ है? अखबार ही कौन देखा ना? तो इसको बोलते हैं पर्सनावली। इसको क्या बोलते हैं? पर्सनावली। अब ये पर्सनावली कई तरीके से होती है। अब
एक आता मापनी, मापनी है वैसे प्रश्नावली है, वैसे ही मापनी है। प्रश्नावली मतलब प्रश्नों की अवली, अवली का मतलब माला, एक तरीके से पर्सन ही पर्सन लार्ड, तो हो गई प्रश्नावली। अब अगला आता है मापनी। मापनी में जरूरी नहीं है कि पर्सन हो, वो सीधा ही आपका व्यक्तित्व टेस्ट कर लेता है। अब बोलोगे कि कैसे, तो एक आता है अधूरे वाक्यों का टेस्ट, जिसको बोलते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण, आ गया है। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे आधा सेंटेंस देगा और आपको तुरंत 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है। जैसे मैं आपको देखूं कि जब से तुमको देखा, आगे डॉट डॉट डॉट, अब इसको आपको क्या करना है, फिल करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर फिल करना है। जैसे उसको देखते ही मेरे तो, आगे डॉट डॉट डॉट, फिर खाली छोड़। अब आप इसको क्या करोगे, फिल करोगे, और जो आप ये खाली जगह भरोगे ना, इसके आधार पर आपके व्यक्तित्व का क्या कर लेंगे, परीक्षण कर लेंगे। समझ आई बात। और थोड़ा रुक के बोलते हो, इसका मतलब आर्टिफिशियल जवाब दिया। और बताता हूं, जैसे एक टेस्ट बताता हूं। एक परीक्षण होता है चोरों को टेस्ट करने का, चोरी टेस्ट करने का। तो हमारे एक सर थे, वो साइकोलॉजी के बहुत बड़े राइटर हैं, ठीक है ना, वो पहले जेएनयू प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा था कि जब वो खुद एमए करते थे, साइकोलॉजी में एमए करते थे, तो बोले वो तो खूब सारे टेस्ट पढ़ते हैं, खूब साइकोलॉजी पढ़ रखी उन्होंने, तो बोले हॉस्टल में एक बार घड़ी चोरी हो गई थी। तो बोले कि मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमारे सर को बोला कि आप जाओ वो टेस्ट करो कि घड़ी किसने चुराई। तो सभी को लाइन लाइन खड़ा कर दिया रूम में, वो एक रजिस्टर लेके बैठ गए। बोले प्रत्येक आएगा, यहाँ पे बैठेगा, मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दूंगा और वो चला जाएगा। तो वो आते उसको बोलते कि बिना सोचे समझे मैं जो भी चीज बोलूं उसके बारे में बोलना है। जैसे मैं बोलूं फूल, आप बोले बहुत सुंदर है, नदी कलकल बहती, हवाई जहाज उड़ान भरता है, ऐसे फटाफट बोलना है। बोले ठीक। वो एक एक को बुलाते और सबको बोलते कि फूल, नदी, गमला, स्कूल, घड़ी, और बस गए। फिर जो ओरिजिनल चोर आया उन्होंने कहा कि उसको बोला कि फूल, तो हो गया, सब गया। फिर वो घड़ी थी, वो सोनाटा की थी, तो उन्होंने फट से बोला कि सोनाटा की घड़ी, इतने में वो सुन हो गया। सुन होते ही उन्होंने क्या कर दिया, पकड़ के साइड में बैठा दिया। तो इधर प्रिंसिपल साहब आए, उनसे बोला कि मेरे अनुसार तो यही है। फिर उससे पूछा, हकीकत में वही था। तो ये क्या है, ये मापनी है। अब बात आती है कारक। फिर कारक क्या है, अरे रे, कारक होते हैं, जैसे कारक मतलब फैक्टर, कि कौन कौन सी चीज है वो यहाँ पर मैटर कर रही है। जैसे मैं बोल दूं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब व्यक्तित्व को प्रभावित करने में कौन कौन अपना रोल अदा कर रहे हैं। समझ में आई ना बात। फैक्टर मतलब फैक्ट करता, वहां पे मैटर कर रही है वो चीज, वो होती है कारक। अब आपको समझ में आ गया पर्सनालियां कैसी होती है, ये होती है, वो होती है। अब हम सब की अलग अलग पर्सनालियां नहीं पढ़ेंगे। जैसे आरबी केटल ने दिया था 16 पीएफ परीक्षण। कौन सा परीक्षण दिया था, एक सेकंड रुकना। 16 पीएफ परीक्षण, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, 16 व्यक्तित्व कारक नामक प्रश्नावली दी। तब आ नहीं का देख हमें प्रश्नावली दा वो 16 तरह की चीजें बना, 16 क्वेश्चन बना, एक दे दी प्रश्नावली कि ले जाओ यूं टेस्ट करो। समझ में आई बात। तो ये समझने के लिए। तो अपन कहां थे, यहां तक लिख लिए। आगे एक और चीज बताऊं, इन्हें आरबी केटल ने पूछो कि सतही विशेषता है जो सामान्य तरीकों में पता चले, बातचीत तो पता चले, मतलब सामान्य गुण है जगह ऊपरी तौर में पता लग जाए सतही है, एट जगह डीपली बहुत प्रयास के बाद में पता लगे मूल विशेषक है। चरणबीन पूछो कि जान कोई आदमी आर कहे कि मैं स्पष्ट वक्ता हूं, मतलब मैं जो कुछ होता है वो साफ साफ बोलता हूं। तो उसने कहा कि नहीं, कोई भी आदमी साफ साफ कभी नहीं बोलता, वो ऊपरी तौर पर सतही तौर पर वो कुछ चीजें बोलता है और उसके अंदर बहुत कुछ रहता है, वो उसमें से बहुत कम चीज बोलता है। आप खुद सोच के देखो, क्या आप 100% ओरिजिनली है वो लोगों के साथ रहते हो क्या? ऊपर ऊपर से रहते हो ना, जो मेन चीज होती है वही रहते हो, पूरा पूरा थोड़ी रहते हो लाड लो। तो समझ में आई बात। तो उन्होंने कहा कि फिर जो लोग स्पष्ट वक्ता बताते हैं खुद को कि हम एकदम ओरिजिनल ऐसे हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि मैं उनको बोलता हूं कि वो चक्र विक्षिप्त है। बोले कि ये क्या होता है, चक्र विक्षिप्त क्या होता है? तो चक्र विक्षिप्त का मतलब होता है आधा पागल। समझ आई बात। तो जो लोग समाज में अपने आप को स्पष्ट वक्ता बताते हैं उनको आरबी केटल ने क्या कहा, चक्र विक्षिप्त, मतलब आधा पागल। अब लिखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है लिखनी, ये लिखो। आरबी केटल के अनुसार
आरवी केटल के अनुसार कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं जो अपने आप को स्पष्ट वक्ता बताते हैं। ऐसे लोगों को आरवी केटल ने चक्र विक्षिप्त आधा पागल की संज्ञा दी। आरवी केटल ने सील गुण जानते हो? सील गुण मतलब वह गुण जो व्यक्ति के व्यवहार का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। और आरवी केटल ने कहा कि मेरे अनुसार एक व्यक्ति में 16 तरह के क्या होते हैं, सील गुण होते हैं। आरवी केटल ने अंतिम रूप से कहा कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में 16 प्रकार के सील गुण पाए जाते हैं। जिनका संबंध धनात्मक चरित्र से होता है। आज इतने कम कैसे यार? बाकी लोगों की शादी नहीं हो गई? हाँ, कूलर लेने तो 8 लोग गए। रुको देखो, 3 3 6 2 8 5 13 8 4 17 17 और 8 25, टोटल 32 लोग बैठते हैं। आगा तेज है, शादी नहीं होगी ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मीनाक्षी देखो इधर वेट कर। पीला कैसे पहन के आया? हल्दी में से आया किसी ने? चलो आगे। मेरे कहाँ हल्दी सर, भांजियों को रखती हूँ। चलो भाई, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आरवी केटल ने इन 16 गुणों को मापने ओब्लिक जानने के लिए 16 पीएफ, पीएफ का मतलब होता है पर्सनैलिटी फैक्टर, बोले तो व्यक्तित्व कारक, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व कारक नामक प्रश्नावली दी। आरवी केटल ने
कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया। अब देखो मैं आपको मेन जो चीज है वो बता देता हूं। इसमें से सवाल बनेगा कि 16 पीएफ नामक प्रश्नावली किसने दी? आरबी केटल ने। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। पहले बात तो सीधी सीधी है कि वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ना, वही लिखवा रहे हैं, आलतू फालतू का कुछ है ही नहीं। जितना शॉर्ट करना था मैंने कर दिया, अब आप और मत कर देना, ठीक है। अब आगे देखो ये क्या है, आरबी केटल ने कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया। ये हाईली इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये है क्या मैं बताऊं। उसने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो सांख्यिकी का मतलब होता है कि डाटा ऐसे आंकड़ों की एक सारणी बनाते हैं, वैसे उसने 16 गुणों की क्या बनाई, सारणी बनाई और उनका क्या किया, एनालिसिस किया। तो वो पूरा प्रयोग देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें जो टेक्निक काम ली उस टेक्निक का नाम क्या था? कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकी तकनीक, कारक विश्लेषण नामक टेक्नोलॉजी थी। तो इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। और ये 16 पीएफ वाले की कोई लिमिट ही नहीं है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आगे से आगे पूछता ही रहता है, ठीक है। तो ये लिखो। तो पानी खत्म हो गई। देखो यहाँ पानी के लिए ना, यहाँ पे है सिस्टम है, यहाँ पर भी एक नल है ना, इधर ये सिस्टम है कि यहाँ पे रूम में ही नल है। उधर हॉस्टल में देखना, हॉस्टल में जो रहते हैं ना उनके रूम में नल है। एक बार मैं गया था, कोई स्टूडेंट का इधर वो रूम था, तो बोले कि सर आप यहीं रेस्ट कर लो। तो मैं वहाँ पे बेड पे लेटा था, मैं जैसे ही उठने लगा ना, तो मतलब यहाँ लेटे हैं, यहाँ सिर के पास में नल लगा हुआ। मतलब वो होल थे उनके बनाए थे वो पार्टीशन करके, तो वहाँ पे नल रह गए। तो यहाँ पर भी बहुत नल है, आप आजू बाजू में देख के भर लेना इसको, कहीं कहीं मिल जाएगा है। उस वाले में इधर नहीं है, देखना चेक करना, क्या पता। नल नल अच्छा, समाज में एक चीज है कि आपको बोर्ड और नल तो हर दूसरी तीसरी जगह मिलेंगे, कहीं भी मोबाइल चार्ज करो, कहीं से स्नान करो। चलो आगे बढ़ो। अगला है मांग पूर्ति का सिद्धांत। अगला सिद्धांत लगाओ। मांग पूर्ति ऑब्लिक मांग दबाव का सिद्धांत। यह सिद्धांत नाम से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके प्रतिपादक सीधे पूछे जाते हैं। इसका प्रतिपादक है हेनरी एडवर्ड मूरे। हेनरी एडवर्ड चलिए, हेनरी एडवर्ड मूरे ने क्या कहा, ये बात मैं पहले आपको यहां पर समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि हेनरी एडवर्ड मूरे ने कहा क्या था। हेनरी एडवर्ड मूरे ने कहा कि व्यक्ति की मांग होती है। मांग बोले तो व्यक्ति को कई चीजों की आवश्यकता होती है, राइट। अब वो उन आवश्यकताओं की वजह से अपने आप पर क्या फील करता है, दबाव महसूस करता है, ठीक है। दबाव महसूस करता है, तो दबाव महसूस करता है तो वो क्या करता है, उस मांग की, अपनी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है। और वो पूर्ति के चक्कर में ही इधर उधर दौड़ता है और तरह तरह के काम करता है, जिसके अनुसार उसका व्यक्तित्व है वो क्या होता है, स्वप होता है या व्यक्तित्व बनता है। समझ में आई बात? बोले कैसे? जैसे मान लो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनैलिटी है कि आप एक टीचर हो या एक स्टूडेंट हो, आप तैयारी करने वाले एक एस्पायरेंट्स हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि मांग थी, आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता थी? कि आपको आपकी रोजी रोटी चलाने के लिए या आपने आजीविका कमाने के लिए आपने जो गवर्नमेंट जो जॉब का है, जो सर्विस का सेक्टर है वो चुना। क्यों चुना? क्योंकि आपका आवश्यकता है, ये आपकी मांग है। इसकी वजह से आप अपने ऊपर प्रेशर फील कर रहे हो। प्रेशर फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि जैसे तैसे करके हम चटाक से क्या हो जाएं, सेटल हो जाएं। आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो, दबाव फील कर रहे हो। दबाव फील कर रहे हो तो आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के चक्कर में लाड लो, आप क्या बन गए, एस्पायरेंट बन गए। समझ में आई नहीं भाई? पर अब आपकी पर्सनैलिटी क्या है कि आप एक क्या हो,
एस्पायरेंट हो, अभ्यर्थी हो। समझ में आई ना बात? तो इस प्रकार से आदमी डेवलप होता है कि हर आदमी ऐसे ही चलता है। ऐसी बात किसने कही थी? हेनरी एडवर्ड मूरे। तो हेनरी एडवर्ड मूरे ने कहा कि आप और बताओ, ये तो प्रोफेशन हुआ, और सारा काम कैसे होता है? कि सारा काम ऐसे ही होता है, व्यक्ति के अंदर आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है सम्मान की, मान सम्मान की, इस चक्कर में वो भामाशा बनता है कभी, और कभी धर्म की, मोक्ष की ऐसी आवश्यकता महसूस हो जाती है तो वो धर्म पुण्य करता है, कथाएं करवाता है, तो उसकी धार्मिक पर्सनैलिटी भी ऐड हो जाती है। नॉलेज की आवश्यकता फील होती है खुद को कि ये चीज सीखूं तो अच्छा है, तो वो चीज सीख लेता है। समझ में आई बात? और ऐसे करके ओवरऑल उस व्यक्ति का क्या बनता है? व्यक्तित्व बनता है। बोले कि हर चीज आवश्यकता पर ही डिपेंड करती है। जिस चीज की बोले कि यदि आवश्यकता नहीं होना तो आदमी अपना पैर भी नहीं हिलाए, ये बिल्कुल सही। समझ में आई बात? यदि दुनिया में ऐसा होता ना कि आदमी को भूख लगती ही नहीं तो लोग कुछ करते ही नहीं। समझ में आई बात? लड़कियों को बन जाती मौज, लाड़ लो, खाना बनाना ही नहीं, इधर उधर घूमो, सो जाओ। आपको बता दूं उसके बाद आदमी कुछ, लड़कों को कमाने की और भी कई वजह होती है, आप छोड़ो उसको क्या नहीं। हाँ क्या किसमें मजे? किसमें मजे? ये है कि खाना बनाना नहीं पड़ता, लाड़ लो, भूख नहीं लगती। तो ये क्या है? भूख है तो भोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मैं आपको बता दूं 40% जैसे जो महत्वाकांक्षी लोग हैं वो तो फिर भी कमाते, अपने घूमने फिरने ऐसो आराम के लिए। लेकिन आपको बता दूं लगभग 70 से 80% पब्लिक है ना, वो सिर्फ पड़ी रहती लाड़, उठे मुंह धो लिया वापस पड़ गए, उठे। आदमी चल किस वजह से रहा है? ये पेट की खातिर ही दौड़ रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से ये सिस्टम है। तो हर चीज को लेकर के आवश्यकता फील होती है, आवश्यकता होते ही आवश्यकता के कारण वो दबाव महसूस करता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के चक्कर में वो ना जाने क्या क्या करता जाता है, और उसी के अनुसार उसके व्यक्तित्व का निर्माण। तो इससे जाके पूछा हेनरी एडवर्ड मूरे ने कि भाई साहब ऐसे तो खूब आवश्यकता है, मुख्य तो रोटी कपड़ा मकान है। तो बोले कि रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं है, 3 चीजों से कुछ नहीं होता है। रोटी कपड़ा मकान आप लोगों के पास है, साथ बैठोगे क्या? बोले कि छोटी मोटी 40 प्रकार की आवश्यकता होती है एक आदमी को, मान की, सम्मान की, प्रेम की, हर चीज की क्या हो सकती है? आवश्यकता होती है। तो ये था। फिर इसने कहा कि आप किसी आदमी में मापोगे कैसे कि उसको किस किस चीज में इंटरेस्ट है, कैसे मापोगे? तो उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने EPPS, एडवर्ड पर्सनालिटी प्रेफरेंस शेड्यूल, एडवर्ड व्यक्तित्व प्राथमिकता मापनी, ये एक सिस्टम बना के दे दिया पेजों में। ले जाओ, इससे किसी भी व्यक्ति का टेस्ट करो कि उसको क्या चाहिए, कितना चाहिए। समझ में आई बात? अब आपको लगता है कि सभी लोगों को खूब पैसा चाहिए, तो ये आपकी गलत फहमी है। लोगों को खूब पैसा नहीं चाहिए लाडला, लोग सिर्फ झूठे काल्पनिक सपने देखने। आप अपनी ईमानदारी से माँ सरस्वती के मंदिर में बैठे हो, झूठ मत बोलना। आप अपनी जिंदगी में अपने आप को कितना हाईएस्ट अचीवमेंट में कितना पैसा देखते हो? हाईएस्ट अचीवमेंट में कितना पैसा देखते हो? छोड़ो बाकी का कितना होगा कि नहीं होगा। आप जब ऐसे बैठते हो ना कि मेरी लाइफ जब सुपर डुपर चलेगी ना तो ये होगा। आप क्वेश्चन पूछ के देख लेना, लोगों के पास इसका आंसर ही नहीं। वो सब बस ऐसे करते हैं, बहुत अच्छा होगा, एक दिन शानदार हो जाएगा। क्या होगा, कितना होगा, कोई क्लियर आइडिया है क्या? इंसान उसी इमेज तक पहुंचता है कि जहां पर क्या उसकी क्लियर इमेज बने। पता होगा? चलो इसको छोड़ो, मैं एक चीज बताता हूं। कभी आपने अपने आप को 10,000 करोड़ से ऊपर की फाइल सपोर्ट की क्या? कभी सोचा क्या कि लाइफ में एक दिन ऐसा होगा कि हम 10,000 करोड़ का आंकड़ा है वो क्रॉस कर जाएंगे? नहीं सोचा ना। लोगों को ज्यादा चाहिए ही नहीं लाडलो, आप टेंशन ही मत लो, नहीं चाहिए, सच में ही नहीं चाहिए। होता तो आप सोचते, ठीक है? अब देखो लोग कितने महत्वाकांक्षी होते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो कितना महत्वाकांक्षी होते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे। इलॉन मस्क है ना, इलॉन मस्क स्पेस एक्स कंपनी है जिसकी टेस्ला का मालिक है क्या नहीं? वो इतना महत्वाकांक्षी है, इतना महत्वाकांक्षी है, वो हर चीज, अपने कोई चीज होती है अपन ऐसे सोचते ना कि ये नहीं होगी, उसका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और दूसरी बात, उसको एक बीमारी है,
जिसके अनुसार वो किसी एक चीज पर हद से ज्यादा क्या कर लेता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है। समझ में आई बात? तो ये महत्वाकांक्षा पर डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर पहुंचेगा। तो उसको कोई भी बोल देता है कि ये चीज नहीं होगी, तो वो तुरंत पूछता है कि क्यों नहीं होगी, फिर बताते हैं कि इस वजह से नहीं होगी, तो वो उसको सोल्व आउट करता है। तो आप लोगों ने वो कहानी सुन रखी होगी कि स्पेस एक्स ने एक रॉकेट बनाया, इलॉन मस्क के वो नासा कंपनी के पास जाके बोला कि हम ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो ऊपर जाएगा, उपग्रह छोड़ेगा, नीचे आएगा, हम पिकअप की तरह काम में लेंगे उसको। पता है ना, सुनी हुई है स्टोरी। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा, नासा बोली ऐसा बनता तो हम ही बना लेते, कि तुमसे नहीं बनेगा, हम बनाएंगे। एक बार और किस्सा मशहूर है कि इलॉन मस्क की कंपनी के इंजीनियर ने इलॉन मस्क को बोला कि ये चीज नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? बोले ये फिजिक्स का रूल नहीं है। फिजिक्स का लॉ होता है, वैसे ही तो काम करती है चीजें सारी सारी। तो इलॉन मस्क ने कहा कि कोई एक आध रूल रह गया होगा पीछे, हम ढूंढ लेंगे, क्या पता कुछ नया ही निकल के आ जाए। तो उसने इसमें रिसर्च करके एक नई चीज इन्वेंट की थी, उसके बाद ये काम किया। समझ में आई बात? तो ये क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षा। तो अपन थे यहाँ पर आवश्यकता पूर्ति मांग दबाव का सिद्धांत। ये मांग पूर्ति मांग दबाव का सिद्धांत। अब मांग को आवश्यकता भी बोलते हैं। तो ये यदि ऐसा लिखा हुआ जाए आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो आप खाली मत छोड़ के आ जाए। समझ में आ गई बात? और इसने जो EPPS जो बनाया मांग पूर्ति का सिद्धांत, उसके अनुसार 15 चीजों को एक साथ चेक कर सकते हैं एक इंसान के अंदर कि क्या है क्या नहीं। आपको मैं बता दूं कि यदि व्यक्ति का सही सही टेस्ट लिया जाए और वो ईमानदारी से अपने प्रश्नों का जवाब दे, तो उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। समझ में आई बात? यदि एक व्यक्ति अपनी सारी पसंद लिख दे कि मेरी ये पसंद, खाने में ये पसंद, कपड़ों में ये पसंद, A to Z सारी अपनी पसंद लिख दे कैटेगरी वाइज, तो आप उसकी पसंद का अवलोकन करके बता सकते हो कि ये आदमी कैसा है। समझ में आई बात? चलो लिखना स्टार्ट करो। मांग पूर्ति मांग दबाव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, महेंद्र कितने कूलर लेके आए आप? 4 लेके। इधर 3 है, एक तो इधर कर देना, आ रहे ना? ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति अपने जीवन में, अभी लिख लो आप, वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, देख लेना। एक व्यक्ति जीवन में जो भी आवश्यकताएं होती है, हाँ अभी आगे का समझ में आ जाएगा, बैठो, ठीक है, पानी डाल देना कूलर में। जो भी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करने की दिशा में पूर्ति में उस कार्य को करता है जिसके लिए वे दबाव महसूस करें। जिसके लिए वह दबाव महसूस करे। मूरे के अनुसार इसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है।
अगला लिखेंगे मूरे ने सामाजिक वातावरण की 40 आवश्यकताएं मानी है जो व्यक्ति को यह वह कार्य करने की क्या देती है, दिशा देती है। 40 प्रकार की आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति में इंसान भागता रहता है। कि अब आप बोलोगे कि सर ऐसा नहीं होता है कि कोई आवश्यकता में कैसे भाग सकता है। ये मोटे मोटे तौर पर तो समझ में आता है कि भूख लगती है तो भोजन के लिए भागता है, प्यास लगती है तो पानी के लिए भागता है, और कैसे भागता है आपको बता दूं लाडलो, लोग अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के चक्कर में भी भागते हैं। भागते हैं कि नहीं भागते हैं? आपको बता दूं, आप चीजें उठा के देखना, आप जो काम कर रहे हो उसमें 40% तो चीजें ऐसी है जो आप करना ही नहीं चाहते हो, आप बस इसलिए ही कर रहे हो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, या फिर अपने आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए एनवायरनमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए आप इधर उधर। 40% चीजें आपकी है ही नहीं। देखना, आपको पसंद कुछ और होता है पहनने में, आप पहनते कुछ और हो, आपको करना भी कुछ और पसंद होता है, आप करते कुछ और हो। ऐसे बैठ के सोचना कि क्या ये जो मैं कर रहा हूं वो एक्चुअली मुझे पसंद है, क्या एक्चुअली पसंद नहीं है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, आपको अंदर तक ऐसे फील होता है कि आप पॉलिटिक्स पढ़नी चाहिए, नहीं होता ना? नहीं होता है लाड, बिल्कुल नहीं होता है। पढ़ाई के मामले में या तो ऐसे होता है कि इंसान को एक दो चीजें ऐसे रैंडमली अच्छी लगती है, जैसे मैं खुद मेरे बारे में पढ़ने के बारे में मैं सोचूं तो मुझे सबसे अच्छा पढ़ने में मैथमेटिक्स लगता है, उसके बाद रीजनिंग लगता है, साइकोलॉजी लगता है, ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर लगता है। ये चीजें हैं वो मेरे चॉइस के अंदर आती है, जिनको मैं बिल्कुल बहुत तहे दिल से पढ़ता हूँ, और मैं इन्हीं को ही पढ़ता हूँ। बाकी को तो कोई ज़रूरत होती है तो पढ़ लेते, मैं कोई ऐसे कोई पढ़ता ही नहीं है। समझ में आई क्या बात? तो इस प्रकार से कि आदमी को क्या होती है कि चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ क्यों करता है? आवश्यकता पूर्ति मांग दबाव के सिद्धांत के अनुसार। ये चीज चलिए अगला लिखो। मुरे ने सामाजिक वातावरण में 40 आवश्यकताएं मानी। कि लगभग 40 आवश्यकताएं मानी। लगभग कितनी आवश्यकताएं मानी? हाँ, 40 आवश्यकताएं मानी है जो व्यक्ति को यह वह कार्य करने की दिशा देती है। आपने कभी ऐसा नोट किया है कि आपको कोई चीज पढ़ने की बहुत इच्छा होती है लेकिन फिर भी आप उस चीज को नहीं पढ़ते हो? जैसे आप कोई बुक उठाते हो, कई कई बुकें ऐसे होती है जो पढ़ने का आपको बहुत मन करता है, फिर आप बड़े भारी मन से उसको साइड में रखते हो कि चल यार ये काम नहीं आएगी, ये काम आएगी, है क्या नहीं? यह वह कार्य करने की दिशा देती। अगला, मुरे ने व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित मापन के लिए EPPS, इसको बोलते हैं एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस, उधर लगा दो, उधर शेड्यूल। एडवर्ड व्यक्तिक प्राथमिकता मापनी। बिल्ली मौसी सोच रहे हैं वाह अब तो घर ही नहीं जाऊंगी, व्यक्तिक मापनी। EPPS दिया, जिसके द्वारा 15 कार्य लगभग एक साथ देखे जा सकते। हाँ,
करेंगे अभी, 1 मिनट लगाओ, देखें, रखो पहले। प्रेफरेंस, ये कौन है इंग्लिश वाला? देखे जा सकते हैं। एसी का आविष्कार ही नहीं हुआ था तब आपने सोचा कि कूलर में पानी डालना पड़ता है, एसी है वो पानी निकालती है। अब रोज क्वेश्चन पूछना, अगर क्वेश्चन सही नहीं आए वो दूसरे दिन जल्दी यार कूलर भर देना, है क्या नहीं? पहले ऐसा सिस्टम था जब शुरू में वहां कोचिंग चल रहा था, हम सुबह आते आते पहली क्लास मैथ की लगती थी, होमवर्क चेक करते थे, जिन जिन का होमवर्क कंप्लीट नहीं है वो झाड़ू लेके स्टार्ट हो जाओ फटाफट। हाँ क्या है? प्रिफरेंस, अच्छा PRE जाने दो, अब सही है। FE ऐसे थोड़ी होता है, रुको यार मैं चेक करता हूं। जो भी हो अपने को क्या करना है, देखो अपने तो आएगा लिखा हुआ। PRE होता है, देखो PREFERENCE, ये लो बड़ा हो गया यार, पहले छोटा ठीक था, ये देखो ये हो गया प्रेफरेंस। यहां तक लिखो। हाँ सीधा हेनरी एडवर्ड मूरे। हाँ अब्राहम मैस्लो ने दिया था आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। हाँ मांग पूर्ति का सिद्धांत है, बिल्कुल है, लेकिन वो ऑप्शन में वो नहीं देगा, ऐसे इतना ऐसे नहीं देगा कि दोनों का लिख के ऐसे लिख दिया, वरना आपको देखो ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है ना। आप एक काम करो, देखो इंग्लिश होती है, आप आवश्यकता अनुक्रम है, आवश्यकता अनुक्रम मतलब मांग का एक क्या सीक्वेंस है, ये पूरा करने पर है आप उसमें मांग क्रम का सिद्धांत लिख सकते हैं। वैसे लिखा हुआ बुकों में पूर्ति का ही है, ठीक है ना, मतलब वो ऐसे कहना चाह रहा है कि मांग की पूर्ति इस क्रम में होती है, ये कहता है अब्राहम मैस्लो। जबकि यहाँ पर मांग की पूर्ति कैसे है कि एन केन प्रकार ढेर सारी मांगे हैं, उनकी क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। क्रम कुछ नहीं है इसमें, उसमें क्रम है, ये फर्क है। हाँ हाँ नहीं, प्रबलन का है, आवश्यकता प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन आवश्यकता प्रबलन का देखना, मुझे एक बार चेक करवाना वापस, है ना। चलिए यहां पर एक चीज लिखते हैं। अब मैं आपको एक सिद्धांत है उसके बारे में पहले पूरा समझाता हूं, आज सिर्फ समझना, अपन उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। कैसे, देखिए अगला अपना सिद्धांत रहेगा मनोविश्लेषण का सिद्धांत। अब इतना ही लिखेंगे आज, अब इसके आगे नहीं लिखेंगे, आप मस्त रहो। अब आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ मैं लिखूंगा मनोविश्लेषण का सिद्धांत। कितना हो गया, 10:48 हो गए। मनोविश्लेषण का सिद्धांत, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मनोविश्लेषण का सिद्धांत, दिस इज मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट है, ये जो थ्योरी है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड के एक लाडलो थी बेटी, इस बेटी का नाम था अन्ना फ्राइड। ये तो ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि अन्ना फ्राइड इसकी बेटी थी, वरना आपको लगता था कि ये बेटा था, है क्या? अन्ना फ्राइड। एक था लाडलो इसका स्टूडेंट जिसका नाम था जुंग, ये इसका शिष्य था लार्ड जुंग युंग। अब मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड। लाडलो ये सिद्धांत देते ही इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी,
बहुत ज्यादा इसको गालियां निकाली गई, बहुत बुरा भला कहा गया लाडलो। इसने उस टाइम के अनुसार ऐसा ही सिद्धांत दिया था। इसका जो सिद्धांत था वो आधुनिक मनोविज्ञान का आधार है। मतलब यहां से मनोविज्ञान का एक नया ही दौर शुरू हो गया। तो मतलब इसका सिद्धांत है वो आधुनिक मनोविज्ञान का दौर माना जाता है। अब भाई साहब ये तो देख के चले गए सिद्धांत, वो टपक गए। फिर इनके जो सिद्धांतों को, ये जब थ्योरी देते थे तो इनके सिद्धांतों को शिक्षा में लागू किसने किया था? एक तो इस चेले ने, एक इसकी बेटी ने मिलकर के अपने बापू के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? लागू किया। यहां से क्वेश्चन बनता है कि सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किसने किया? अन्ना फ्राइड और जुंग और यंग ने। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड। कब दिया? ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 1900 ईस्वी। बाकी सिद्धांतों की, बाकी जो सिद्धांत है उनकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी है। ठीक है, इससे पूछा गया कि आप जब थ्योरी देते हो तो आपके दिलो दिमाग में क्या चलता है, आप किसको सेंटर में रखते हो? इसने कहा कि काम वासना, जो काम प्रवृत्ति है उसको आधार मानकर इसने सिद्धांत दिए। अब लाडलो ये एक ऐसा टॉपिक था जिस पर आज के दिन भी खुल के बात की जाए तो उसकी आलोचना होती है। सोचो इसने 1900 ईस्वी में सिद्धांत टपका दिया, तो फिर बताओ इसके साथ क्या होगा? इसके सिद्धांत की भरपूर क्या हुई आलोचना। अब इससे पूछा कि काम प्रवृत्ति कैसे? बोले कि सारा प्रेम है वो काम का ही है, काम के बिना कोई प्रेम है ही नहीं। बोले कि यार ऐसे कैसे है? अब माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, उसमें कहाँ काम भावना है? उसने कहा बिल्कुल है, उसमें भी है। बोले कैसे है? बोले ऐसे है कि लोगों में दो प्रकार, एक ओडिपस और एक इलेक्ट्रा। ओडिपस और इलेक्ट्रा ये ग्रंथियां होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है, जिसकी वजह से वो अपने बापू की तरफ बहुत ज्यादा क्या होगी? बाप से बहुत ज्यादा प्यार करेगी। बोले कि बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है, वो अपने, बोले कि छोटी बच्ची रहेगी या छोटा बच्चा रहेगा तो भी देखना, छोटी बच्ची है वो अपने पापा के पास ज्यादा रहेगी और छोटा बच्चा वो अपनी माँ के पास ज्यादा रहेगी। बोले इसमें ऐसी ग्रंथियां हैं जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक अपनी माँ की तरफ अटरेगी, और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़की में, इसकी वजह से वो ऑटोमेटिक अपने बाप की तरफ अटरेगी। तो इसने इसमें भी क्या ठोंस दिया? इसने कहा कि काम भावना तो बचपन में बच्चे में पैदा होते ही है, बस जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, उसकी काम भावना का रूप है वो क्या होता जाता है? चेंज होता है। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई लाडलो? ऐसा होता है। लोगों ने कहा इसको धोना पड़ेगा लाडलो, ऐसे कैसे कंसेप्ट पे कंसेप्ट दिए जा रहा है। फिर उससे बोला कि यार और क्या होता है? कि अरे और भी बहुत कुछ होता है। छोटा बच्चा होता है ना, वो खुद से ही प्यार करता है। बोले खुद से करता है कि हाँ, उसका इंटरेस्ट है वो खुद ही होता है, बाहरी चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। बोले ये क्या है? बोले ये नार्सिसिज्म है। ये क्या है? नार्सिसिज्म। अब नार्सिसिज्म के कई रूप हैं, आप तो साइकोलॉजी के अनुसार बस इतना ही ध्यान में रखना। अभी मॉडर्न में क्या है नार्सिसिज्म, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नार्सिसिज्म क्या है? ये स्व प्रेम की अवस्था है जो शिशुओं में पाई जाती है, बच्चा खुद से प्यार करता है। ये क्या है? नार्सिसिज्म। अब ये बड़ों में भी नार्सिसिस्ट टाइप के लड़के और लड़कियां होते हैं लाडलो, जिंदगी में बच के रहना। ये क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। नार्सिसिस्ट टाइप के लड़के और लड़कियां क्या होते हैं? इनको क्या होता है कि किसी का पेन में प्यार देना बहुत ज्यादा पसंद होता है। बोले कि ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम ऐसे होता है कि जैसे मान लो ये अपोजिट जेंडर के प्रति, जैसे बॉयज है चाहे गर्ल्स है, दोनों ही नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं। आप चाहो तो इसके बारे में रिसर्च पेपर गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको मोटे तौर पर समझा देता हूँ। कुछ लड़के और लड़कियां ऐसे होंगे जो रिलेशनशिप में अगले से कुछ इस प्रकार की बात करेंगे जिससे वो पूरा क्या हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए उसके दिल के, ठीक है। जब वो इस अवस्था में चला जाएगा ना, तो फिर वो उससे क्या करेंगे, भरपूर प्रेम करेंगे। फिर उससे क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे, तो फिर वापस उसको रिकवर करेंगे, देन वापस उसको तोड़ेंगे, देन वापस उसको रिकवर करेंगे। ये प्रोसेस चलती है। अब ये प्रोसेस घंटे भर की तो है नहीं कि तोड़ा जोड़ा तोड़ा जोड़ा, है क्या नहीं। 2-3 दिन में बढ़िया तरीके से तोड़ा, फिर 10-15 दिन में बढ़िया तरीके से जोड़ा, तब तक अगले के रिट हो जाएगी, सेकंड ग्रेड हो जाएगी, लाड लो। ये क्या होते हैं, ये नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं। और आप अपने आजू बाजू में इधर उधर देख लेना, 60 से 65% लोग ऐसे होते हैं। तो जीवन में कोई ऐसा टपके ना लाड लो, ब्लॉक मार देना उसको, ठीक है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक होगा तो आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ठीक हो रहा है, हो जाता है यार, आदमी है, सबका अपना अपना नेचर है, क्योंकि ज्ञान तो पहले से ही भरपूर है आपके पास, है क्या नहीं, ठीक है।
एडजस्ट करना चाहिए, ऐसे ही चलता है, जीवन के दो पहिए हैं, है ना, खूब सारा ज्ञान है। तो फिर आप क्या करते हो, इस ज्ञान के चक्कर में अगले को गिव अप नहीं करते। लिव इट वाला आपके आता ही नहीं दिमाग में। क्यों? क्योंकि लिव इट से पहले आपके ऐसी दीवारें हैं जो मैंने अभी बोली, है क्या नहीं? जबकि ये है क्या, ये है। सिलेबस पूरा होगा, आपका दुनिया पर भरोसा उड़ जाएगा, है कि नहीं? ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, और ये 100% ट्रुथ है। अब इसने कहा और बताओ भाई, सिगमंड फ्राइड से बोला और बताओ। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि इतना ही बताऊं तो ठीक है, फिर आगे बताऊंगा आपको पूरा खलबली मच जाएगी। तो फिर क्या, चला कोई बात नहीं, बता दो। तो सिगमंड फ्राइड भाई साहब ने कहा कि देखो, आपको ऐसे समझ में आने वाला है ही नहीं, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो फिर सिगमंड फ्राइड ने एक बर्फ का एग्जाम्पल दिया। सिगमंड फ्राइड ने कहा आपका जो मन है वो 3 तरह का होता है। बोले 3 तरह का होता है? कि हाँ, कि हम तो आज तक ऐसे ही समझ बैठे थे, ये 1 2 3। बोले एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। बोले ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं इदम, अहम, परम अहम। ये मन की 3 अवस्थाएं। ये मन में मतलब इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 चीज होती है। उसने मन की 3 भावना बताई, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। समझ आई बात? वो कैसे बताई वो भी मैं आपको समझाता। उसने कहा कि जैसे ये समुंदर है, ये क्या है लाड लो, और इसके अंदर बर्फ का एक टुकड़ा है, बर्फ का बहुत बड़ा सिल्ला रखो, बहुत बड़ा बर्फ ऐसा लेता हूं यार, काला काला बर्फ लेता हूं मेरे को, ये बर्फ है। बर्फ अंदर ज्यादा रहना चाहिए यार, रुको बर्फ अंदर ज्यादा है। अब इसने कहा ये बर्फ होता है ना, समुद्र में रहता है ना, वो ऐसे करता रहता है, वो थोड़ा अंदर आता है, थोड़ा बाहर जाता है, थोड़ा अंदर आता है, थोड़ा बाहर। बोले जो नीचे का पार्ट है 90% बर्फ अंदर ही रहेगा, 10% बाहर रहेगा, और कुछ हिस्सा है वो इसके अंदर बाहर होता है। तो इसने कहा जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका चेतन मन है, ठीक है, वो आपका चेतन मन है, जो 10% ये, बाकी का जो अर्ध चेतन और जो अचेतन मिला के वो आपका कितना % है? तो अचेतन मन वो पार्ट होता है जो आप अपना दुनिया के सामने कभी लाते ही नहीं, और 10% है वो आप। तो ये हकीकत है, आप जितने अंदर हो ना उतने बाहर नहीं हो। ई वास्ते बडेरा कहता कि किसी को नहीं बारे जित जमे के माए में। समझ आई बात? थे खुद देख लियो, ज्यान थाने मैं जानू या कोई थान बाकी फ्रेंड जाने थे, यहाँ सोच रहे देखो कि मार फ्रेंड मन की तो जाने, सोमू 10 ही जाने। अब थे ठीक है, मीनाक्षी के विचार हम टकराहट हो रही है कि नहीं? तो 10% जाने। अब थान कदे कोई आदमी लेर बे में कि मैं भी पूरा जानू, तो आ तांगी बहुत बड़ी गलत कर। तो पूरा क्या जानो, वो जको बोले ना वो 10% ही बोलिया कर, भी चेतन हिस्सो बोले, चेतन हिस्सो 10% ही बोले, ये चेतन में 90% माय नहीं है। अब आगे इरी कई विद्या है, हगली विद्या काम की को नहीं, हगली थान सिकड़ी भी काम की को नहीं। ये मायने तो वो तका तक किया करे कि आदमी का अचेतन के मायने घुसनो रहे ना, कि माय जाड़ देखा कि वो आदमी क्या है, या तो वो विशेष परिस्थिति में थोड़ा बहुत दिखाए, या फिर नशा की कंडीशन में दिखाए। बढ़िया टल्ली कर, पेग लगा, बेट बस दिल की बात करे ना, जब वो खुलत कासा उगड़े यार। समझ में आई बात? इस प्रकार से तो ये अचेतन, अर्ध चेतन ये रूप दिया। समझ में आई बात? जन इन क्यों कि ओ ईगो और सुपर ईगो और इदम और अहम और काई है, ओ क्यों देखो सा, ओ तो बचपन में रहे, ओ जवानी में रहे, ओ बुढ़ापा में क्यों काई याद रहे? क्यों थाने एक तराजू समझो, वो लगाइयो एक तराजू, क्यों पहली डंडो यहाँ नो, ओनली साइड इज शारीरिक आवश्यकता, ओनली साइड इज मानसिक आवश्यकता। बोले बचपन में कहा याद रहे कि बचपन में शारीरिक आवश्यकता प्रबल रहे, मानसिक आवश्यकता की की अड़ी कोने क्या बच्चा वॉशरूम लागिए कटे कर दे बड़ी सभा में, शारीरिक आवश्यकता है मैटर करे, लागी है बस लागी है फिनिश। काय मानसिक आवश्यकता कौन सी लाज शर्म वगैरह कुछ, भूख लागी है मतलब लागी है, बट ये लूटनो शुरू जी कि घर चाला घर अटे ये किसी घर को नहीं,
પેલી ખાણો લ્યો मतलब शारीरिक आवश्यकता है कहीं है आ कोने की बूढ़ हो जाए शारीरिक आवश्यकता खत्म हो जाए खत्म कौन है कंट्रोल अब यार अब भगवान सब सिस्टम बहुत बढ़िया तरीकों में मान लो वो 8 बढ़ा दे तो जना गड़बड़ हो जाती लाट अब इधर होती है शारीरिक आवश्यकता और मानसिक आवश्यकता बराबर हो जाए ईगो अब शारीरिक आवश्यकता कई चीज की गणी रहे तो यानी हिसाब लगाओ अब स्थान एक चीज बता दूं कि काम भावना शारीरिक आवश्यकता के अंदर आवे ज्ञान भूख और प्यास और यहाँ हो करे अब शारीरिक आवश्यकता की भी हो मानसिक आवश्यकता भी सेटिस्फाइड हो जनते सगळो माहौल दे काम करो समझ में आई कि नहीं घरे भूख लागी है कोई ત્યાં टूट पड़ो बाहर कटे जाओ तो माहौल देखो कि यहाँ बैठन लायक मामलो है कि नहीं है संते मानसिक आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता ने बैलेंस करते चले तो भी बैलेंस ही करो ध्यान राखी जो आ को नहीं था शारीरिक आवश्यकता ने इग्नोर करो बैलेंस करो मेंटेन करो समझ में आई बात फिर बाद में बुढ़ापो आवे बुढ़ापा मानसिक आवश्यकता है की मोटी है शारीरिक आवश्यकता की ठीक है अब मानसिक आवश्यकता मोटी है बुढ़ो आदमी भूखो रह जाओ की टेंशन होने लेकिन कोई बात की चोट फूक गई ना बुढ़िया जगह पॉइंट आउट कर ले समझ नहीं थे देखो बार थे जाओ बच्चा है छोटा बे शादी में जावे जब तांग हाथ छुड़ार भागर आगे जा पर पानी पता साल थे लगन जर बैठ खड़े थे थोड़ो ध्यान रखो के अटे आयोड़ा अलबत राम राम श्याम श्याम तो करा आ कोने सामे नाना जी आवे थे नाड़ का गुप्त पर थे लगा नहीं कोनो है ना तंते शारीरिक आवश्यक हालांकि जाओ तो थे ही पण थे मेंटेन करो जबकि बुढ़ापा में कहा थोड़ो बहुत की है तो जिमे या घरे की उन पास जार जिम ले कोई बढ़िया हथैयाड़ा मिल गया जना मानसिक आवश्यकता पहले आई करी सेटिस्फाइड यूं आस्ते ध्यान रखना बुढ़ा है जगह कोई चीज अड़ोड़ा कौन रिया करे मैंने खाली मेंटली सेटिस्फाइड चाहिए जी हाँ थाने एग्जाम्पल बताओ मांग दादी जी ये जगह जी हाँ सन ऑफ सरदार में मैंने दादी देखे ना सन ऑफ सरदार देखे बीमान में दादी है रे रे थोड़ी देर की अलग सूझी आगे है क्या नहीं 5 वर्ष थिएटर फेर बी हिसाब मैंने थोड़ी देर की चीज याद आ जाए तो भी थे मैंने जार पूछ ले घर में था सब बढ़िया ज्यादा सूट कौन है तो मैं सूट हूँ सूट होने की वजह का ही कोई काम करना कोई जरूरी को नहीं हाँ करते हैं क्योंकि आध घंटा बजे मैंने खुद नहीं ठाकूं बस कहीं करना समझ में आई बात जैसे आपको किसी ने बोला कि ये भाई आपके दादी ने जैसे आप सुबह उठे बुजुर्ग लोग है सुपरी कोई स्टेट में चल रहे हैं वो भी ये आपको पता है दादी ने सुबह उठते बोला कि ये ऐसे है वो वैसे कि हाँ ये भी वैसे कर रहे हैं ये भी ऐसे ये तो मुझे पता ही नहीं था आपने बताया पता चला अभी 2 ही मिनट करते हैं आप उनके सामने जल्दी जल्दी भागे गए एक बिस्तर को उठा के इधर डाला दादी बोलेगा वाह अभी कर ही रहे अगला बिस्तर डालो बता आप खुद ही जाके पड़ जाओ तब तक वो चले जाएंगे उनको फिर आगे उनको कोई काम थोड़ी करवाना है आपसे या आप दिमाग से निकाल देना उनसे काम करो क्या चाहिए मेंटली सेटिस्फेक्शन पोता कहना माने मारो इतना ही चाहिए आगे करो न मत करो क्यों क्योंकि उनकी कौन सी परबल है देखना कोई बूढ़ा लोग है कोई चीज जाओ खुद खाओ को नहीं बांट दे जितनी ज्यादा बांटे ना मैं तो ज्यादा बढ़िया लागे देखो नहीं कोई चीज रहे तो सगड़ा टेंडा मिंडा बिटाण के लियो मैं थान दऊं सब ने बेन दिया करे बेन खाई आगे बे मेंटली सेटिस्फाइड आ चीज भी हो यान हाउ फोरो आदमी कोनो ढंगी ढंगी चीजा भी बताइए थान का लिखा हुआ आज ही तो कंप्लीट फिनिश एप्लाई करी जो साइकोलॉजी फुल दबार खोटी नहीं होना बिना फालतू कटे